बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर एक क्वेश्चन जो हमने क्लास में मतलब टुकड़ों में सॉल्व किया था, उसके सोल्यूशन को मैं इस वक्त वीडियो सोल्यूशन उसका कवर कर लेते हैं ताकि सारी की सारी चीज़ें एक साथ हम देख लें। सर इसमें यह था कि ज़ेन लिमिटेड ऑपरेट्स अ प्रोडक्शन यूनिट विच प्रोड्यूसेस अ केमिकल विच इज़ कॉमनली यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्रीज। The following information has been collected from the company to ascertain the company's working capital requirement। इससे सिर्फ आपने ये निकालना है कि कंपनी की वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है जी, कोई डिसीजन मेकिंग नहीं है इसमें, कोई स्ट्रैटेजी डिस्कस नहीं करनी, सिर्फ एक जवाब देना है कि जी इस कंपनी के ऑपरेशंस को रन करने के लिए अगले साल कितना वर्किंग कैपिटल चाहिए होगा। सर इसकी डिज़ाइन कैपेसिटी है 150 टन्स पर आवर। However, in the past, it is expected that the plant will operate at 70% of the design capacity। देखिए इसमें एग्जामिनर ने नहीं बताया कि कितने आवर्स फैक्ट्री चलती है। हाँ, एग्जामिनर ने इसमें अज्यूम ज़रूर किया कि 24 घंटे फैक्ट्री चलती है। तो अगर मैं ये अज्यूम करूँ कि 24 घंटे फैक्ट्री चलेगी तो सर मेरे पास सबसे पहले $150 यूनिट, ठीक है जी, आवर्स में ले रहा हूँ 24, ठीक है जी, डेज में ले रहा हूँ 360। सर मेरे पास टोटल कैपेसिटी है इतने की। अब सर इसमें से यूटिलाइज कितना करता हूँ मैं? सर मैं इसमें से यूटिलाइज करता हूँ कोई 70%। तो इसका मतलब है सर मेरे पास इतने टन्स आउटपुट होता है फिनिश प्रोडक्ट का। ठीक है जी, ठीक है जी। अब मैं दोबारा जाऊँ सर उसके ऊपर, तो मुझे ये पता चल रहा है कि द वेरिएबल कॉस्ट पर टन ऑफ फिनिश प्रोडक्ट वुड बी 2500। ठीक है जी। अब अगर मैं आता हूँ सर तो मेरे पास जो 2500 का ब्रेकअप है, मैं काम करता हूँ कॉस्ट पर यूनिट ले लेता हूँ। ठीक है जी। अब कॉस्ट पर यूनिट में सबसे पहले है जी रॉ मटेरियल, फिर कंज्यूमेबल्स, ठीक है जी, अदर प्रोसेसिंग कॉस्ट, सर फिर मेरे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, फिर सर मेरे पास OAR है फिक्स्ड ओवरहेड्स का। ठीक है जी। फिर मेरे पास टोटल कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है जी। तो अगर मैं देखूं तो सर वो कह रहा है कि 2500 रुपये कॉस्ट पर यूनिट है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है, और इसका ब्रेकअप है 62.4% इसमें रॉ मटेरियल है। ठीक है जी। सर 12% इसमें कंज्यूमेबल है, 2500 इंटू 0.12। सर इसके अंदर अदर प्रोसेसिंग कॉस्ट है 0.256 इंटू 2500। तो इन सबको अगर मैं एडअप करूँ तो 2500 ही बनेंगे सर ये, क्योंकि 100% कॉस्ट का ब्रेकअप है ये। तो फिर अगर मैं बिल्कुल नीचे आता हूँ सर सवाल में, तो मेरे पास एक और लाइन आ रही है कि फिक्स ओवरहेड्स आर एस्टिमेटेड 10.584 मिलियन पर मंथ। अब अगर मैं इसको एलोकेट करूँ सर 10,584,000 इंटू 12 डिवाइडेड बाय, ये है मेरे आउटपुट, तो ये आता है 140 रुपये पर यूनिट, और इसका मतलब इफेक्टिवली एक यूनिट की कॉस्ट बैठती है कोई 2640। ठीक है जी। अब अगर इसमें मैं प्रॉफिट मार्जिन ऐड करूं तो सर मुझे सेलिंग प्राइस मिल जाएगी, और प्रॉफिट मार्जिन नीचे दे रहा है वो कि बजटेड सेलिंग प्राइस इज वर्कड आउट टू बी टू अर्न अ ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 20% ओवर सेल्स। तो इसका मतलब अगर 20% ओवर सेल्स है तो कॉस्ट 80% को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है जी। तो अगर मैं 80% ले लूँ तो मेरे पास सेलिंग प्राइस आ जाएगी और उसका 20% मेरे पास प्रॉफिट है। तो सर अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो मेरे पास 3300 की सेलिंग प्राइस बनती है। ठीक है जी। यहाँ गया सर मेरे पास सारा प्रिलिमिनरी डाटा जमा हो गया। ठीक है जी। तो मेरे पास ये सारी की सारी कॉस्ट पर यूनिट आ गई, सेलिंग प्राइस आ गई है, यूटिलाइज्ड कैपेसिटी आ गई है। अब एक एक करके मैं चीज़ों को पिक करता हूँ, रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट्स जमा, ये जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो जमा करता हूँ। मैं सबसे पहले रॉ मटेरियल्स को देख लेता हूँ। ठीक है ना, रॉ मटेरियल
रॉ मटेरियल इज इम्पोर्टेड ऑन FOB बेसिस। इसका मतलब है सर आपको रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफ़र हो जाता है जैसे ही आपका सप्लायर पोर्ट पे सामान अपने पोर्ट पे सामान जो है वो कश्ती के शिप के हवाले करता है। सप्लायर अलाउज 45 डेज क्रेडिट फ्रॉम द डेट ऑफ शिपमेंट। इसका मतलब है जिस दिन वो शिपमेंट करता है उस दिन रिस्क एंड रिवॉर्ड आपका वहाँ से वो 45 डेज काउंट करता है। 30 डेज आपके लग जाते हैं सर ट्रांसपोर्टेशन में। इसका मतलब ये कि सर जब गुड्स सप्लायर के पोर्ट से निकल के चलना शुरू होती हैं तो 1 महीने में मेरे पोर्ट पे पहुंचती है। तो इसका मतलब है 1 महीने तो सामान समंदर में रहता है। ठीक है जी। फिर वो कह रहे बिकॉज ऑफ नेचर द कार्गो ओनली 1 शिप इज़ अवेलेबल इन अ मंथ। इसका मतलब है यार हर महीने एक शिप आता है, मेरे गोडाउन में अनलोड होता है और कंज्यूम हो जाता है। फिर दूसरा शिप आ जाता है, वो अनलोड होता है, कंज्यूम होता है। इसका मतलब है कि हर वक्त 1 महीने तक रॉ मटेरियल जो है वो समंदर में रहता है। जैसे ही आता है 30 दिनों में मेरे पास कंज्यूम होता है, जबकि दूसरा असाइनमेंट आ चुका होता है। जनवरी की 1 तारीख को अगर एक कश्ती निकली और 31 जनवरी को मेरे पास पहुंची, ठीक है जी, तो मैंने वो सामान को डाउन में डाल दिया। ठीक है जी। और 1 फेब से वहाँ से दूसरी कश्ती निकल गई और 1 फेब से लेके जो 30 या 28 तक की डेट है उसमें मैं अपना पुराना स्टॉक यूज़ करूँगा जब तक कि नया स्टॉक आ जाएगा। हर वक्त सर 1 महीने तक कश्ती समंदर में रहती है, मेरे पास आती है, अनलोड होती है, मैं 1 महीने में सामान कंज्यूम कर देता हूँ। इसका मतलब है जो एवरेज स्टॉक है वो ऐसा है कि मेरे पास 1 महीने का जो स्टॉक जो लगा हुआ है समंदर में, ये तो हर वक्त मेरे पास समंदर में लगा रहेगा। और जो मेरे पास स्टॉक पहुँचता है सर वो कंज्यूम होता रहता है। तो मैं अगर उसका एवरेज लूँ तो सर मैं डिवाइड बाय 2 कर दूँगा, उसको जैसे हमने क्लास में डिस्कस किया था। तो अगर मैं देखूँ तो सर मेरे पास आ रहा है कि जो ड्यूटीज़ हैं और जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस के अलावा फ्री ड्यूटीज़ वगैरह हैं वो 30% हैं ऑफ FOB वैल्यू, और ये सारी आपको पे करना पड़ती है जब आप के पास गुड्स पोर्ट पे 30th डे पे आ जाती है। फिर वो कह रहे हैं बिकॉज 1 टन ऑफ फिनिश गुड्स रिक्वायर्स 1.25 टन ऑफ रॉ मटेरियल। चलें जी, अगर मैं एक बिल्कुल बेसिक सी एग्जांपल देखूं कि मेरे पास रॉ मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट कितना है, एक फिनिश गुड की यूनिट में इतना रॉ मटेरियल लगता है। ठीक है जी। और मुझे पता है कि सर ये 1.25 टन्स की कॉस्ट है, तो मैं अगर पर टन कॉस्ट निकाल लूँ रॉ मटेरियल की तो मुझे पता चलता है कि सर रॉ मटेरियल की कॉस्ट पर टन है। इसको मैं अगर डिवाइड कर दूँ सिंपली 1.25 से, ठीक है जी। अब इसमें ड्यूटीज़ शामिल हैं, तो विदाउट ड्यूटीज़ अगर मैं देखूं तो सर डिवाइडेड बाय 1.3 ये आ गया विदाउट ड्यूटीज़ कॉस्ट। इसका मतलब है सर जब सप्लायर सामान बेचता है तो 960 रुपये के हिसाब से सामान जो है वो मेरे पास समंदर में 1 महीने रहता है, लेकिन जैसे ही वो मेरे पोर्ट पहुंचता है मुझे उसके ऊपर ड्यूटीज़ देनी पड़ती है और उसकी 1 यूनिट की कॉस्ट 1248 हो जाती है। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ सर मेरे पास जो पूरे साल की परचेजेज हैं 960 इंटू 1.25 इंटू इतना, ये आगे मेरे पूरे साल की परचेजेस। ठीक है जी। तो अगर मैं मंथली कॉस्ट निकाल लूँ इसकी सर तो डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 1, ये आगे सर ये सामान हर वक्त समंदर में लगा रहता है, हर वक्त समंदर में। ठीक है जी। आप बताएं सर जब मेरे पास पहुंचता है तो इस पर ड्यूटीज ऐड होती। ठीक है जी। तो अब अगर मैं देखूं तो सर इंक्लूसिव ऑफ ड्यूटीज सर ये मेरे पास ऑन एवरेज रहता है 15 दिन। ठीक है जी। 15 दिन का मतलब है एवरेज 15 दिन में इसलिए ले रहा हूँ कि पूरे महीने में कंज्यूम होता है। तो अगर स्ट्रेट लाइन पे कंज्यूम हो रहा है यानी इक्वली कंज्यूम हो रहा है यानी कि यूनिफॉर्मली कंज्यूम हो रहा है तो मैं इसको 15 डेज कर लूँगा यानी डिवाइड बाय 2 कर दूंगा। तो सर मेरे पास एक ब्लॉक तो ये हो गया रॉ मटेरियल का जो समंदर में लगा हुआ है, एक ब्लॉक ये आता है 117 और सर यूज़ होते हो तो 0 हो जाता है, तो मैंने इसका एवरेज ले लिया। ठीक है जी। तो सर मैं अगर टोटल रॉ मटेरियल या एवरेज रॉ मटेरियल रखूँ तो मेरे पास होगा दिस प्लस दिस। ठीक है जी। सर ये आ गया मेरे पास एवरेज रॉ मटेरियल का पहला बैलेंस वर्किंग कैपिटल में। सर इसको मैंने हाईलाइट कर दिया। ठीक है जी। रॉ मटेरियल आ गया मेरे पास सर, फिर मैं इसी से निकाल रहा हूँ जनाब
क्रेडिटर्स। अच्छा, मुझे एक बात पता है कि मेरे पास एनुअल परचेजेज हैं। अच्छा, क्रेडिटर्स में हमें कोई ड्यूटीज़ वगैरह ऐड नहीं करनी, क्योंकि ड्यूटीज़ हम जो है वो लोकल आवाम को पे करते हैं। क्रेडिटर को इतने पैसे देने, इतने परचेज़ किए पूरे साल में, तो अगर मैं क्रेडिटर्स की डेज़ लूँ तो 45 डेज़ हैं। अब बताएं मेरे पास सर एवरेज क्रेडिटर्स कितने आएंगे सर? दिस डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 45, ये आ गया मेरे पास एवरेज क्रेडिटर्स। ठीक है जी, तो मैं बॉक्स में बंद कर देता हूँ और मैं इसको कलर दे देता हूँ सर, जितने कंपोनेंट्स आ रहे हैं ग्रीन कलर दे देते हैं, ये ग्रीन कलर दे देते हैं। ठीक है जी, 2 कंपोनेंट्स होगा रॉ मटेरियल के, एक कोने पे सर हम ये वर्किंग भी बनाते जाते हैं। ठीक है जी, यहाँ बना देते हैं वर्किंग। तो सर हमारे पास 2 चीज़ें आ गई। एक आ गया हमारे पास एवरेज रॉ मटेरियल, वो है हमारे पास सर कोई इतना। सर हमारे पास क्रेडिटर्स आ गए, वर्किंग कैपिटल को रिड्यूस करते हैं सर, ये आ गए कोई 36। 2 कंपोनेंट्स हमारे पास आ चुके हैं सर। तीसरे कंपोनेंट के लिए हम जाते हैं जनाब। अब देखें जी, तीसरे कंपोनेंट के लिए सर उसने मुझे लंबा चौड़ा एक डिटेल दिया हुआ है सेल्स का, और नीचे मुझे वो कह रहा है जनाब एक लाइन और में कि एवरेज फिनिश गुड्स इन्वेंट्री इक्वल टू 15 डेज ऑफ प्रोडक्शन, और लास्ट ईयर ये 30 डेज थी। तो सर इस साल मेरे पास फिनिश गुड्स 15 डेज का है फिनिश गुड्स। अच्छा, फिनिश गुड्स को मैं वैल्यू करूँगा सर एंटायर कॉस्ट पर यूनिट से। अगर मैं देखूँ तो सर मेरे पास पूरे साल के यूनिट्स होंगे, पर जाऊँ तो इतने। सर मेरे पास जो कॉस्ट पर यूनिट होगी वो होगी 2640, इंक्लूडिंग फिक्स कॉस्ट। एग्जामिनर ने नहीं लिया, जो कि मेरे हिसाब से जो है वो एक सही व्यू नहीं है सर। अगर मैं देखूँ तो मेरे पास टोटल कॉस्ट जो पूरे साल की होगी सर वो इतनी होगी, और मैं सिर्फ 15 डेज़ का 15 डेज़ का स्टॉक मेंटेन करता हूँ पूरे। और मैं इसको डिवाइड करूँ 360 से, मल्टीप्लाई करूँ 15 से, तो ये 99 मिलियन हो जाएगा सर। ये मेरे पास एवरेज फिनिश गुड्स का स्टॉक है। ठीक है जी, मैं ले लेता हूँ इसको यहाँ पर सर फिनिश गुड्स। सर ये मेरे पास तीसरा कंपोनेंट आ गया। ठीक है जी, अब मैं चौथे कंपोनेंट की वर्किंग पे जा रहा हूँ सर। ये मेरे पास क्या था जनाब, ऑपरेशनल कंज्यूमेबल स्पेयर्स 20 मिलियन आर रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन थ्रू आउट द ईयर। इसमें तो कोई वर्किंग करनी ही नहीं है, ये सीधा सीधा हिसाब किताब है कि आप यहाँ लिख दें जनाब कंज्यूमेबल्स 20 मिलियन। ठीक है जी, ये एवरेज कंज्यूमेबल्स रहते हैं हमारे पास, कोई वर्किंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। फिर वो क्या कह रहा है जनाब, इट इज़ एस्टिमेटेड दैट एनी पॉइंट इन टाइम वर्क इन प्रोग्रेस शैल कंसिस्ट ऑफ 1000 टन ऑफ रॉ मटेरियल which shall be 50% consumed with regards to consumable। 1000 टन ऑफ रॉ मटेरियल की पूरी कॉस्ट लेनी है, बाकी कंज्यूमेबल के लिहाज से सर 50% वो कंप्लीट है। तो अगर मैं सर WIP की कॉस्टिंग करूं तो मैं कहूं सर 1000 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल। अच्छा, रॉ मटेरियल इंक्लूसिव ऑफ ड्यूटीज़ 1000 इंटू इंक्लूसिव ऑफ ड्यूटीज़ जो कॉस्ट आ रही है वो आ रही है 1248। यहाँ की सर अब मैं इस पर डाल दूँ अदर कॉस्ट। सर अदर कॉस्ट बचती है मेरे पास 500 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय, सर मेरे पास रॉ मटेरियल हटा के जो अदर कॉस्ट बचती है, अगर मैं ऊपर जाऊं तो मुझे नज़र आता है जी कि 2640 रुपये की टोटल कॉस्ट है, और उसमें से 1560 का रॉ मटेरियल हटा के बाकी चीज़ें बचती हैं सर, तो पर यूनिट बेसिस पे लग रही हैं। तो अगर मैं आऊँ सर यहाँ पर 1000 टन ऑफ रॉ मटेरियल, मैं अज्यूम करूँ कि सर लॉस एंड पे डिटेक्ट होता है। ठीक है जी, ऊपर जो सर कॉस्ट पर यूनिट दी हुई है ना 2640, वो एक फिनिश यूनिट की कॉस्ट पर यूनिट। अच्छा, मुझे एक बात पता है कि सर इस 500 या जो 1000 यूनिट है इससे कोई 800 kg का फिनिश प्रोडक्ट आएगा, यानी सर डिवाइड बाय 1.25। ठीक है जी, और अभी हमारे पास सर ये कोई 50% मौजूद है, यानी 50% कंप्लीट है, तो उसका मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ सर 2640 माइनस 1560। ठीक है जी, इसे माइनस कर रहा हूँ तो मैं थोड़ी सी इसकी वर्किंग जो है वो नीचे ले आता हूँ।
यहाँ कर देता हूँ। अच्छा जी, यानी सर मेरे पास 1000 यूनिट डिवाइड बाई 1.25, इससे इतना फिनिश प्रोडक्ट बनेगा, और 2640 माइनस 1560, ये आ गया सर। एक्सेल के मसले मसाइल नहीं हो गए जी, ठीक है जी, ये मैं लिख देता हूँ इसकी राइट ही, ठीक है जी। अब ये आ गया सर मेरे पास कोई फिनिश प्रोडक्ट, ठीक है जी। अच्छा, इसमें गलती ये कर दी कि हमने इसका अपने 50% लेना, ठीक है जी, ये आ गया 50%, ठीक है जी। यहाँ के 16806 में यार एग्जामिनर ने अज्यूम ये किया कि 1000 यूनिट के ऊपर पूरे के ऊपर जो है वो कन्वर्जन, लेकिन ऊपर अगर आप गौर करें तो वो कॉस्ट पर केजी ऑफ कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट है, ठीक है जी। ये आ गया मेरे पास सर WIP, ठीक है जी। अब मेरे पास सर अकाउंट रिसीवेबल की बारी है। सर अकाउंट रिसीवेबल में सबसे पहले मुझे निकालनी है सेल्स, मेरे पास सर ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। सर मुझे इसलिए ज़रूरत पड़ रही है कि उसकी पॉलिसी जो है वो ड्यूरिंग द पीरियड चेंज हुई है। फिनिश गुड्स की पॉलिसी शुरू में थी 30 दिन और अब 15 दिन, तो मुझे सर ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक निकालना पड़ेगा, ठीक है जी। सर 907200 मेरे पास एनुअल प्रोडक्शन होती है, और सर लास्ट ईयर मेरे पास जो है ना 30 दिन का हिसाब किताब था स्टॉक का फिनिश गुड्स का। इस दफ़ा भी प्रोडक्शन उतनी ही हुई है 907200 सर, लेकिन इस दफ़ा क्लोजिंग स्टॉक हमने सिर्फ 15 दिन का मेंटेन किया है, ठीक है जी। तो अगर मैं माइनस करूँ इसमें से क्लोजिंग स्टॉक तो सर वो इतना बनता है। इसका मतलब ड्यूरिंग द पीरियड जो यूनिट्स बिके हैं वो 9,45,000 यूनिट्स सेल हुई है, ठीक है जी। अब अगर मैं देखूँ तो सर इससे मेरे पास टोटल जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है वो जनरेट हुआ दिस इनटू सेलिंग प्राइस कितनी है ऊपर 3300, ये रेवेन्यू जनरेट हुआ है, ठीक है जी। इस रेवेन्यू जनरेट होने के बाद सर अगर आप इसको डिटेल में पढ़ें तो कहता है कि 40% सेल्स ऐसे लोगों को हुई है जो 10 दिनों में पैसे देते हैं और 2% ज़्यादा पैसे देते हैं, ठीक है जी। मैं ले लेता हूँ सर मेरे पास सबसे पहली क्लास 40% लोगों की, सर मल्टीप्लाई में 0.4, ये आ गई सर, ठीक है जी। जगह गिर रही है 40% कितने दिनों में देंगे सर 40% है, इतनी सेल आ गई सर। ये पैसे देंगे 10 दिनों में, तो अगर मैं एवरेज रिसीवेबल निकालूं तो डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है जी। लेकिन सर ये याद रखिएगा कि ये 1.02 देंगे, तो मैं इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1.02 यानी 2% हायर, ठीक है जी। इसके बाद सर वो कह रहा है कि हमारी जो 30% आवाम है वो 2 दिन पहले पैसे दे देगी, नेक लोग हैं। ये आगे सर ये माइनस 2 दिन पहले पैसे देंगे डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय दिस, ये आगे सर। अच्छा जी, मुझे 40% लेने ना, चलो जी। फिर हमारे पास सर आ गया रिमेनिंग कितना रह गया, अगर रिमेनिंग एक्सपोर्ट है, द एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट शैल बी प्रेजेंटिंग विद इन 2 days द शिपमेंट, और 3 days ऑफ द डॉक्यूमेंट प्लेसिंग जो है वो आपके पास पैसे क्रेडिट हो जाएंगे, टोटल 5 दिन, ठीक है जी, टोटल 5 days में, और आपको 5% रिबेट मिलेगा इसके ऊपर। तो मैं क्लास में डिस्कस कर भी चुका था सर। तो सर मेरे पास रिमेनिंग 30% लोग रह गए, ठीक है। 30% का मतलब है दिस इनटू दिस, पैसे देंगे 5 दिनों में, लेकिन सर ये पैसे देंगे 1.05 एक्स्ट्रा, यानी क्रेडिट हमें मिलेगा उसका। सर ये हमारे पास एवरेज रिसीवेबल्स का बैलेंस आ जाता है, ठीक है जी। सर इस एवरेज रिसीवेबल को भी हम ऐड कर देते हैं वर्किंग कैपिटल कंपोनेंट्स के अंदर। यहाँ गया सर। अब इसके बाद मेरे पास एक चीज़ और रह गई है सर सिर्फ, और वो रह गई है मेरे पास सर क्रेडिटर्स और अदर एक्सपेंसेस। सर अगर मैं क्रेडिटर फॉर अदर एक्सपेंसेस देखूँ तो मैं सवाल पे जाऊँ तो मुझे वो कह रहा है कि
Production is distributed evenly throughout the year, and all other costs are payable within 15 days. After 15 days of their incurrence. All other cost का मतलब रॉ मटेरियल के अलावा सब कुछ. तो अगर मैं अदर कॉस्ट देखूँ टोटल पर यूनिट, तो मेरे पास सर वो आती है कोई 2500 या 2640 माइनस 1560, यानी रॉ मटेरियल हटा दूँ तो ये आती है सर. मेरे पास सर यूनिट्स हैं पूरे साल के 907200. ठीक है जी. अगर मैं टोटल कॉस्ट देखूं तो सर मेरे पास बनती है दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, ये आती है सर पूरे साल की कॉस्ट. अगर मैं देखूं तो सर मेरे पास डेज हैं इसके कितने 15, और अगर मैं सर वैल्यू निकालूं एवरेज क्रेडिटर्स फॉर दीज एक्सपेंसेस, तो सर दिस डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 15, सर ये मेरे पास 40 मिलियन का एक और फिगर आ गया. सर इसको भी मैं हाईलाइट कर दूं और मैं देखूँ तो सर यहाँ मेरे पास ये आ जाता है सर. अब अगर मैं टोटल करूँ तो मेरे पास टोटल वर्किंग कैपिटल जो इस कंपनी के लिए चाहिए 138,044,938. अच्छा देखें इसमें सर WIP की एक अजम्पशन लोग ये भी लेते हैं कि पूरे 1000 यूनिट के ऊपर जो है वो कन्वर्जन कॉस्ट लगी हो 50%. ठीक है जी. मैंने सर इसमें फिनिश प्रोडक्ट के ऊपर लगा दी, जो कॉस्ट पर यूनिट ऊपर दिया हुआ था वो मतलब फिनिश्ड यूनिट का था, वो रॉ मटेरियल का नहीं था. तो फिनिश यूनिट का मतलब है कि सर रॉ मटेरियल 1.25 kg चाहिए एक यूनिट के लिए. ठीक है जी. तो मैंने अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर दिया. अगर कोई डिफरेंट अजम्पशन लेना चाहे कि लॉस एंड पे अराइज होता है और मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि वो एंड पे एलिमिनेट होता है, वो ज़रा सा रिस्की वो होगा सर. लेकिन मतलब आपकी मर्ज़ी है, इसमें आप कुछ भी कर सकते हैं. क्योंकि देखो एग्जामिनर को अगर आप रीजनेबल अजम्पशन दे दें, लिख के दे दें, तो वो आपके मार्क्स नहीं काटता. ठीक है जी. थैंक यू. जज़ाकल्लाह.